नमस्कार। एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ मैं कि ये डायबिटीज़ जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग होती है तो ये ट्रेस आउट जो है किस एज तक अपन माने कि डायबिटीज़ होगी? जैसे सुना है बच्चों से भी हो जाती है, लेकिन आगे एक एल्डर एज के अंदर अपन किस एज में माने कि जैसे 60 के बाद क्या डायबिटीज़ हो सकती है? 55 60 के के बाद हो बाद सकती है? सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। एक्चुअली डायबिटीज़ 2 प्रकार की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 जो डायबिटीज़ होती है सर वो माइक ज़्यादा छोटे बच्चों को होती है, जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, जो कि जन्म से ही बच्चे उनको है ना या कुछ समय बाद ही 3 से 4 साल में आप सुनते हैं उन्हें डायबिटीज़ हुई, वो जेनेटिकली आती है सर। और उनमें कहीं न कहीं जीन्स में कुछ डिफ़ॉर्मिटीज़ होती है, उसके कारण आती है, वो लाइफ़ लॉन्ग रहती है, सिर्फ़ उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर हमारे मदर-फादर डायबिटिक हैं, तो ऐसे बंदा या ऐसा पर्सन एक युवा अवस्था में आने के बाद 30 साल के बाद, आज हम जिस तरह की लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं, फिज़िकली इनएक्टिव और कुछ भी खा रहे हैं, किसी भी समय खा रहे हैं, लॉट्स ऑफ टेंशन के साथ, स्ट्रेस के साथ हम ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसे लोगों में 30 साल में भी अब आज की डेट में डायबिटीज़ दिखाई देती है, 31, 32, 30, 33। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, तो आप ईयरली एक बार टेस्ट करवा सकते हैं। अर्ली स्क्रीनिंग से आप जल्दी प्रिवेंट कर सकते हैं। डायबिटीज़ के लेवल है, जैसे डायबिटीज़ का एक रेशियो होता है 125 एमजी या 126 एमजी फास्टिंग एंड 200 एमजी के ऊपर अगर है तो वो पीपी मतलब पोस्ट पैरेंटल कहलाती है। लेकिन प्री डायबिटीज़ इसमें डब्ल्यूएचओ ने एक रेशियो बताया है, जहाँ पे उसने बोला 140 से 100 200 के बीच में अगर आपको आता है शुगर, ब्लड शुगर, तो वो प्री डायबिटिक स्टेज है। या आपका फास्टिंग अगर 100 से 125 के बीच में आता है, तो आप प्री डायबिटिक स्टेज में है, वहाँ आपको कंट्रोल करना है। ऐसी सिचुएशन में हमको अर्लीस्ट स्क्रीनिंग, अर्ली डायग्नोसिस और फिर वहाँ पे हमको इसके साथ फायदा करता है। नहीं, अब मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा था कि ऐज क्या होती है? जैसे क्या 50 की तक डायबिटीज़ नहीं आई है, तो क्या आगे चांसेस है उसको डायबिटीज़ बिल्कुल होने आ के? सकती है सर, आज के डेट में हम जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं और हम जो कई प्रकार की दवाइयों का फैशन यूज़ करते हैं, उसमें आ सकती है। अच्छा, मतलब डायबिटीज़ किसी भी एज में आ सकती है? आ सकती है सर, आज के डेट में तो 60 ईयर के बाद होने की संभावना कम होती है, लेकिन फिर भी दिखाई देती है। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम और जंक फूड के बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि जंक फूड का हमारे शारीरिक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जितना अ, भी मार्केट में जंक फूड है, जैसे नूडल्स के फॉर्म में है, जब वो नूडल के फॉर्म में बनाया जाता है, तो अंदर उसमें बहुत सारा रिफाइंड कहना चाहिए कि जैसे डालडा वाली चीज़ें डाली जाती हैं, ठीक? जी, ट्राइग्लिसराइड लेवल को आप बढ़ाती माइक म्यूट कीजिए प्लीज़। है। वो ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ाती हैं, ठीक है? तो ऐसी चीज़ों को हमको प्रयोग नहीं करना है। जो मार्केट में बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें हमको मिलती हैं, वो भी बहुत डेंजरस होती हैं, उन्हें भी हमको प्रयोग नहीं करना है। इसके अलावा जो हम पैकेट फूड आके तुरंत रेडी टू ईट विद इन 2 मिनट्स हम बना के खाते हैं, वो अलग-अलग नामों से हैं हमारे घर में, वो भी सब जंक फूड के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं। ये जो वसा या फैट इसके अंदर होता है, वो आर्टिफिशियल होता है या हाइड्रोजनेटेड फैट होता है, जो कि आगे जाके इन प्रकार की बीमारियों को बनाता है। एंड शुगर, जैसे कि आजकल बच्चे बहुत सारे हेल्थ ड्रिंक्स के रूप में चीजें पीते हैं, पैक्ड ड्रिंक्स आते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत पीते हैं, वो सारा शुगर का लोडेड है। एक 100 ml और 150 ml ऑफ ऐसे कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स होते हैं, उसमें 6 चम्मच शक्कर होती है, जबकि हम घर में जो बनाते हैं उसमें इतना शुगर का कोई चीज हम बनाते ही नहीं है। तो ये बहुत डेंजरस होती है। तो ये सभी चीजें आपके आज के डेट में जंक मीन्स एक ऐसी चीज जिसको नहीं खाना है, जो कि एक डस्टबिन के लायक चीजें होती हैं, वो जंक नाम ही इसलिए दिया गया। तो वो इस तरह की चीजों को बच्चे बहुत इजीली खा रहे हैं, और या फिर ऐसे फूड भी, इसके जंक के अलावा ऐसे फूड भी जो हम बहुत रिफाइंड फॉर्म में खा रहे हैं, जैसे मैदा की बहुत सारी चीजों को प्रयोग करना, या हम चावल जिसका बहुत ज्यादा ऊपर का कवरिंग हट चुका है, ब्रांड हट चुका है, एकदम सफेद हो चुका है, ऐसी चीजों को, या इवन नमक भी आयुर्वेद ने सेंधा नमक को प्रयोग करने के लिए बोला है। हम वहां पे अगर जो ये फ्री फ्लोइंग व्हाइट सॉल्ट्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं क्योंकि समुद्र नमक है, तो समुद्र नमक को आयुर्वेद ने बहुत अच्छा नहीं माना है, ये त्रिदोषकर माना है। तो हमारे यहाँ अगर डिजीज से बचना, तो हम कहते हैं सेंधा नमक को बीच बीच में अच्छी क्वांटिटी में यूज करना चाहिए। अच्छी मतलब नॉर्मल डेज में आप एक मील एटलीस्ट सेंधा नमक में प्रयोग करें। तो सोडियम जो बढ़ रहा है, डब्ल्यूएचओ लगातार बोल रहा है कि कम से कम 5 ग्राम के ऊपर नहीं जाना है, बल्कि इंडिया में तो 4 ग्राम के ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आजकल हम धूप में नहीं रहते हैं, जैसे कि पसीने से सोडियम निकल जाए, तो वहां पे हमको इस सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया मैम। मैम आपने कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी बोला। तो उसमें जो आपने बताया करी नीम, मीठी नीम के पत्ते,
तो उससे मतलब कैसे कोलेस्ट्रॉल होता है ठीक मीठी जो कोलेस्ट्रॉल होता है, एक्चुअली हमारे सभी के बॉडी में एक पर्टिकुलर अमाउंट तक कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। बिना कोलेस्ट्रॉल हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि वो जी फैट आहार से भी जो हम जो लेते हैं वो फैट हमारे सेल्स को एक इंटीग्रिटी देता है, या कहना चाहिए उसको कई बीमारियों से बचा के रखता है ना। तो जी बीमारियों से, साथ में एज से भी हमको बचा के रखता है, बट इट शुड बी इन अ लिमिट। ठीक है, तो जो कोलेस्ट्रॉल है, इसलिए उसकी आपने देखा होगा एक रेंज देते हैं। जब लिवर फंक्शन बिगड़ता है और क्वांटिटी ऑफ फूड में से के थ्रू हम फैट ज्यादा ले रहे हैं, तब ये हमारा कोलेस्ट्रॉल हमारे को ब्लड में दिखाई देता है। एक्चुअली हम जो भी खाना खाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो फैट सेल्स में स्टोर हो जाना चाहिए। उसका रीजन है, जैसे आपके थाइज हैं, आपके बटक्स हैं, है ना, ब्रेस्ट है, पेट का रीजन है, हाथों के ऊपर रीजन है, यहाँ पे फैट डिपोजिशन रीजन है। इस यहाँ ना जाके अगर वो फैट पूरी तरह से ब्लड में सर्कुलेटेड फॉर्म में है, तो दैट मीन्स वो कोलेस्ट्रॉल की गलत टेक्निक में है। जैसे कि HDL, जो कि हार्ट डिजीज को बचाने का एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, आज के डेट में वो बहुत कम मिल रहा है, क्योंकि वो हमको फ्रूट से, अनार से, मुनक्के से और ऐसे अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज से मिलता है। इसके बजाय जो LDL है, जो कि बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, उसकी क्वांटिटी ज्यादा मिलती है, क्योंकि इस प्रकार का फैशनेबल फूड खाने से हमारा लिवर हम वीक कर देते हैं। अनियमित टाइम में खाना खाने से वो लिवर अच्छे से उसको पचा नहीं पाता, तो अपचे फॉर्म में वो जो फैट के ग्लोब्यूल्स हैं वो फिर कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। तो कड़ी पत्ता क्या करता है, मेटाबॉलिक रेट को एनहेंस करता है। इसी प्रकार जैसे सौंठ, काली मिर्च, पिपली मैंने बताई थी, ये मेटाबॉलिक रेट एनहेंस करता है, मतलब उसको डाइजेस्ट करवाता है इस तरह की चीजों को। और कड़ी पत्ते में नेचुरल हाइपोकोलेस्ट्रेमिक, मतलब कोलेस्ट्रॉल को कम करने की मेडिसिनल गुण होते हैं, इसलिए उसको प्रयोग करना चाहिए। जी मैम, थैंक यू मैम। डॉक्टर राहुल मिश्रा जी, आपका स्वागत है, आप प्रश्न रख सकते हैं अपना मैडम के लिए। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। मैम मैं ये बोल रहा था कि जो जेनेटिकली पर्सन होता है करता तो हर मतलब डाइट भी फॉलो करता है, इसके अलावा जो अपना फिजिकल एक्टिविटी है वो सब भी करता है। तब भी मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जो फिजिकली बिल्कुल फिट है और अच्छी लाइफ स्टाइल भी जी रहे हैं, तब भी उनको डायबिटीज मेलाइटिस जस्ट बिकॉज ऑफ जेनेटिक रीजन। तो मैम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आयुर्वेदा में ऐसा कुछ है मैम उसको कंट्रोल करने का कुछ? हाँ, जो ऐसे लोगों के लिए जो जैसे मैंने बताया, आहार में गेहूं को कम से कम करके, जैसे जौ मैंने इसलिए उसको सामने रखा, जौ से बेस फूड अगर हम आहार में कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में लेते हैं तो वो एक बहुत अच्छा उपाय है उसको कंट्रोल करने का, क्योंकि डायबिटीज मीन्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में एब्नॉर्मलिटी होती है। तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो तो क्वांटिटी बहुत कम है, और वो जो खास से दलिया इस फॉर्म में जब हम खाते हैं तो दलिया को पाचन होने का टेक्निक अलग है हमारे शरीर में, मतलब वो स्लोली स्लोली डाइजेस्ट होता है। जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए एक पीस शुगर की मिठाई का अगर हमने खाया तो वो हो सकता है विद इन 20 मिनट्स, या ग्लूकोज मैंने पिया तो वो तो तुरंत ही ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और शुगर के रूप में आ जाता है। लेकिन अगर दलिये को खाते हैं तो इन कंपेयर टू चपाती, उसको पाचन करने के लिए मेरे शरीर को ज्यादा टाइम लगता है। तो जो चीज अभी वो शुगर उसमें से भी उतना ही 50 ग्राम निकल, मान लीजिए निकल के आने वाला है, या 50 मिलीग्राम वो बनाने वाला है मेरे ब्लड के अंदर, लेकिन वो 1 घंटे के अंदर बना रहा है, तो अपने आप शुगर कंट्रोल हो गया वहां पे। तो वो एक मेडिसिन, फिर उसके जो मिनरल्स हैं, फिर मैंने उसको बताया क्योंकि उसके अंदर सॉल्युबल फाइबर, वो जो बीटा ग्लूकेन है वो हमको यहाँ पे हेल्प करता है। तो इसलिए हम खास तौर से ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं कि आपका मेन डाइट गेहूं को भूल के जौ की तरफ आना है। कभी चावल खाने का मन है तो फिर आपको वहां पे सांवा, कोदो, कंगुनी, ये वाले अनाज को चावल के फॉर्म में, या बिरयानी या पुलाव आजकल जो लोग खाते हैं, क्योंकि कम एज में हो जाता है, हर चीज बंद नहीं कर सकते, या रेड राइस, इस तरह से आपको उसको प्रयोग करना है। और मैम जो न्यूनेट्स डायबिटीज मेलाइटस होता है टाइप 1 बोलते हैं जिसे, उसके लिए मैम कुछ मैनेजमेंट? न्यूनेटल डायबिटीज मेलाइटिस में भी हम लोग इन्हीं फूड्स के साथ, हमें बहुत ज्यादा हम ऐसा नहीं कर सकते कि फैट बिल्कुल तरह बंद कर दे। वहां इंसुलिन क्योंकि बनता ही नहीं है शरीर के अंदर, इसलिए आर्टिफिशियली वो बच्चे इंसुलिन के ऊपर होते हैं। तो वहां पे भी आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड यही लाइफस्टाइल खास तौर से उनको प्रमोट करवाते हैं, एंड उनको बोलते हैं एक्सरसाइज जरूर करना है, मेडिटेशन जरूर करना है, क्योंकि जीन्स में जो प्रॉब्लम आई है उसे हम करेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए कि वो बच्चा अभी 5 यूनिट इंसुलिन यूज करता है, धीरे 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 धीरे, क्योंकि वो और जो थोड़ा बहुत सेल एक्टिविटी कहीं पर है वो और इनएक्टिव होना स्टार्ट होती है, तो वहां पे एज बढ़ने के साथ, तो वहां पे हम ये कोशिश करते हैं कि वो जो इंसुलिन की यूनिट्स हैं वो लगभग वही रहे,
या बहुत माइनर रूप में थोड़ा बहुत बढ़े, तो उसके लिए हम अगर इस तरह की लाइफस्टाइल या डाइट की तरफ जाते हैं तो वो उसको कंट्रोल रहता है। तो अगर लेस नंबर ऑफ इंसुलिन यूनिट्स भी अगर हम यूज कर रहे हैं तो प्रिवेंशन है, तो ये इस प्रकार सेकेंडरी प्रिवेंशन कहलाता है, तो ये प्रिवेंशन ही है। यस मैम, थैंक यू मैम। हाँ मैम, ये मैं देख रही हूँ कि बच्चों का आजकल मानसिक रूप से भी बच्चे स्वस्थ नहीं है आजकल, बाहर का ज्यादा खाते हैं। तो इसका रीजन भी मतलब यही है कि बाहर का खाना या स्ट्रेस ज्यादा देखिए, लेना। बाहर का ये जंक फूड के साथ बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं, क्योंकि इसमें जो अजीनोमोटो होता है ये इरिटेशन को डेवलप करवाता है। और आपने देखा होगा 2 साल के बच्चे को भी अगर इस तरह का फूड खिला दिया तो वो आपके दाल चावल की जगह उसको मांगता है, जबकि वो उसको पहचानता नहीं, लेकिन वो उसी की तरफ जाता है। तो दूसरा, इनमें फैट इतना लोडेड होता है कि हमारा टंग उसको फैट को पसंद करता है, फैटी थिंग्स को पसंद करता है। तो बिकॉज ऑफ दिस फैटी थिंग्स और वो जो अजीनोमोटो काइंड ऑफ थिंग्स हैं, उसके कारण ये बच्चे उसकी तरफ जा रहे हैं, तो हमें उनको यूज करने से ही रोकना है। इसके अलावा घर पे ही आजकल बहुत सारी माताएं अब जो ट्रेडिशनल फूड है हम उससे थोड़ा सा दूर जा रहे हैं। जैसे पिज्जा, वी कैन रिप्लेस इट बाय डिफरेंट काइंड ऑफ द स्टफ पराठास, हम उससे बदल सकते हैं। हम डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स के साथ बने हुए चीले के साथ, स्टफ चीले के साथ चेंज कर सकते हैं, जिसमें वेजिटेबल्स होंगे। या दाल में सांभार एक ऐसी प्रिपरेशन है फूड की कि वो सांभार में हम बच्चे अलग से फूड वेजिटेबल्स नहीं खाते, उसमें हम वेजिटेबल्स को मैश करके डाल सकते हैं, बच्चे को पता ही नहीं चलेगा, धीरे धीरे उसका टेस्ट बड में वो आ जाएगा। तो इस तरह हमें उन्हें अपना ट्रेडिशनल फूड की तरफ उनको टूवर्ड्स लेके आना है। एंड लेस यूज ऑफ द मोबाइल्स एंड गैजेट्स, जितना लेस से लेस यूज होगा उतना ही उसके लिए पहले हमें कंट्रोल करना है, देन वो बच्चे करेंगे। यस मैम, थैंक यू मैम।